सगळ्यांचं स्वागत. सुट्टीचा वेळ वेगवेगळ्या कारणांमध्ये आपण घालवतोय, आता हे अभ्यासात घालवतोय, ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे. आपली सर्वांची परिस्थिती वैद्यांची ही चांदीच्या भांड्यांसारखी असते. म्हणजे कसं असतं की ते चांदीचं भांड वापरत असाल रोज तर वापरा, आणि वापरत नसाल तर वापरायला सुरुवात करा. चांदीचं भांड रोजच्या रोज घासायला लागतं. त्यामुळे आपल्याकडे सुद्धा सांगितलं की प्रज्ञा विशोधन करायला पाहिजे. आता प्रज्ञा विशोधन करण्यामध्ये काळ नावाचा एक खूप गंभीर समस्या अनेकांना येते. त्यावर वेळच नसते. आपले जे काही अग्रक्रम असतात ते ठरवले पाहिजे. माझा आग्रह कायम असा असतो की रोजचा किमान अर्धा तास तुमचा चरक वाचनाला दिला पाहिजे. चरक वाचन हा माझा आग्रह की काही संहिता आपली असेल ती रोजच्या रोज वाचली गेली पाहिजे. व्यवहारातली माहिती गोळा करणं हे अन्य वेळी चालू शकतं. याला काय दिलं, त्याला काय औषध दिलं, ही माहिती अन्य वेळी चालू शकते. पण जशी शांतता मिळते, असं म्हटलं तर एक रेफरन्शियल म्हणूयात, पण एकांत मिळतोय प्रत्येकाला, तर ह्या एकांताचा वापर आपण आपले बेसिक प्रिन्सिपल्स चांगली करून घेण्यासाठी जास्तीत जास्त करावा. आत्ताच असतं नाही, एरवी सुद्धा आपल्याला जेव्हा वेळ मिळेल, शांतता मिळेल, तेव्हा आपली बेसिक प्रिन्सिपल्स खूप चांगल्या पद्धतीने करून घ्यावी, असा माझा आग्रह असतो. मी स्वतः ते करत असतो. आजपासून हिंदीमध्येच बोलतो, आपल्याला पुढे त्याचा उपयोग जरा करता येईल. तो कहने का मतलब था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स, अपने मूलभूत तत्व है, उन पर ध्यान देना जरूरी है. उन पर जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं, तब आज हम ऐसे ही कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की तरफ हमारा ध्यान देंगे. तो माधव निदान के संदर्भ से हम निदान पंचक की थोड़ी चर्चा करेंगे. चिकित्सा का पहला शुरुआत होती है वो निदान से. निदान भी थोड़ी सी व्यापक संज्ञा है. निदान में रोग परीक्षा भी होती है और रोगी परीक्षा भी होती है. तो रोग परीक्षा ये अलग बात है और रोगी परीक्षा ये अलग बात है. इसलिए हम ज्यादा चर्चा कर आज तो चर्चा जो करने वाले हैं उसमें चर्चा ज्यादा होगी वो रोग परीक्षा की चर्चा होगी. जो उसके साधन बताए गए हैं वो स्थूल मोटे तौर पर 5 साधन है, इसलिए उनको कहते हैं निदान पंचक. तो एक पहला ये मुद्दा स्पष्ट है कि चिकित्सा अगर करनी है तो आपको निदान अच्छा करना पड़ेगा, और निदान अच्छा करना है तो उसमें 2 उसके स्तर होते हैं, एक रोग परीक्षा और दूसरा रोगी परीक्षा. तो आज से हम अगले 4-5 दिन तक पूरा ध्यान हम रोगी परीक्षा पर थोड़ा बाद में सोचेंगे, रोग परीक्षा पर ज्यादा देंगे. अब बहुत बार ऐसा होता है कि ये 2 अलग बातें हैं, ये भी बतानी पड़ती है. ये रोग परीक्षा अलग बात है, रोगी परीक्षा अलग बात है. व्यवहार में जो देखते हैं हम लोग, किसी गुरुजी के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में देखते हैं, तो समय की बहुत ही कमी रहती है. इसलिए जो कुछ 2 मिनट से 5 मिनट मिलते हैं मोटे स्केल पर, तो उसमें कुछ ना कुछ एक ही देखा जाता है, या कुछ ऐसा होता है जो एक समझो कह सकते हैं कि जनरल पेशेंट है, उनका फटाक से निदान करना, और कहीं ना कहीं लगता है कि ये निदान रूटीन ट्रैक का नहीं है, तो थोड़ा उसमें ज्यादा ध्यान देकर उसकी परीक्षा करना,
या तो रुग्ण की परीक्षा करना या तो रोग की परीक्षा। ऐसी एक व्यवस्था देखते हैं। तो ये आपद्धर्म की व्यवस्था है, ग्रंथों को ऐसे मान्य नहीं है। ग्रंथों की जो व्यवस्था है वो रोगमादो परीक्षित ततोनंतरम औषधम, तो औषध की भी परीक्षा करनी है और रोग की परीक्षा करो, उसके बाद रोगी की परीक्षा करो। रोगी की परीक्षा के 3 मार्ग हमें बताए गए हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित अथ रोगी। तो निदान के हमारे पास एक टेबल तैयार हो गया। अगर हम टेबल करना चाहते हैं या हमें कुछ एल्गोरिथम्स करने की थोड़ी सी नजाकत हमें है या जानते हैं, तो टेबल में एक रो में आ जाएगा निदान पंचक और कॉलम आ जाएंगे परीक्षा के दर्शन स्पर्शन प्रश्न। तो ऐसे निदान पंचक 5x3 हमारे पास ऐसे 15 मुद्दे हो गए कि हमें जो चिकित्सा के पहले सोचने हैं। तो हम पहले ये कॉलम की तरफ देखेंगे और जाते जाते उसमें क्या क्या देखना है पेशेंट का, इसका थोड़ा बहुत विवरण तो हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, इसका विवरण थोड़ा थोड़ा ही कर देंगे। पहले देखते हैं कि निदान पंचक की आवश्यकता क्या है। अब व्यवहार हमारा ऐसा है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, कि हम धड़ाक से निदान करते हैं। कुछ हमारा अनुभव होता है, कुछ लोग हाँ हम किसी पेशेंट को जानते हैं या किसी देश विशेष को जानते हैं या किसी काल विशेष को जानते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ बातें पहले से मालूम होती है। इसलिए हम हर एक बार पूरा का पूरा निदान पंचक करते नहीं है, किसी एक पर निर्भर होकर हमारी चिकित्सा का कुछ व्यवहार कर लेते हैं। ग्रंथों में क्या कहा गया है, इते व्यस्ता समस्ताश्च व्याधिबोधकाः। ये जो है 5, ये व्यस्ताः एक 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 और समस्ताश्च सब मिलकर व्याधिबोधक है। व्याधिर्ज्ञातेवस्य पंच ज्ञानोपायाः और एते पंच व्यस्ता समस्ताश्च व्याधि बोधकाः। ये थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आता है उसका हम जो चिकित्सा की ओर मुड़ते हैं या चिकित्सा का सूत्र निश्चित करने जाते हैं, तब हमें उसका एक हेतु बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम होता है। कि जैसे अभी ये कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, तो अभी हमारे पास समझो हम शासकीय रचना में बैठे हैं और कोई आता है कि मुझे अभी सांस लेने में तकलीफ होती है, मुझे खांसी हो रही है, तो हमारे पास ये तो स्पष्ट लिखा, हम जानते ही है। क्या जानते हैं, ये जो हुआ है वो फलाने फलाने वायरस से हुआ है, तो हमारे पास उसका एक कारण हेतु तो हमारे पास ही। तो इसी समय में ऐसी परिस्थिति में हम हेतु क्या है इसकी सोच पर नहीं जाए। अभी कभी कभी हमें ऐसा बलवान लक्षण दिखाई देता है कि उसको समझो एक हार्ट अटैक आया है, क्लिनिक में पेशेंट आया है और बैठे बैठे ही उसको कुछ हार्ट अटैक आया है, तब हम उसकी हेतु क्या है, पूर्व रूप क्या है, इसकी सोच में जाएंगे नहीं। या किसी पेशेंट हमारे यहाँ या रास्ते में हम जा रहे हैं और अचानक कोई यहाँ वहां से हम देखते हैं कि किसी बूढ़े आदमी को या किसी छोटी लड़की को अचानक चक्कर से आ गई और गिर पड़ी, तो अभी क्या करना है, उनको पहले कॉन्शियस करना है। ये चिकित्सा का पहला सूत्र। तो उस समय है उसके हेतु क्या थे, उसने खाया क्या नहीं, वो उस समय नहीं देखे। वो जब कॉन्शियस हो जाती है लड़की या बूढ़े जो बुजुर्ग है, उसके बाद हम पूछेंगे, अंकल आपने कुछ खाया था नहीं खाया था, बेटा आपने कुछ खाया था नहीं खाया था, सुबह से ऐसे ही घूम रही हो आप, क्लास है क्या, वगैरह वगैरह पूछेंगे। लेकिन वो बाद में पूछेंगे, पहले उसको लिटाएंगे, उसके पैर ऊपर करेंगे, थोड़ा सा मुंह एक बाजू करने को कहेंगे, उसके बाद हम उसका नाम भी पूछेंगे, कॉन्शियस है ये सब पूरा तय कर लेंगे। उसके बाद शायद उसको थोड़ा सा
उठ करके पानी पिलाएंगे या कुछ शक्कर विकर देके एक इसका एक जो अनकॉन्शियस थी वो ठीक करें। तो यहाँ पे हमने जो ध्यान दिया है वो रूप पर दिया है। कभी हो जाता है कि मूल व्याधि अलग रहता है, उसके बाद ही कुछ अलग सा व्याधि निर्माण हो जाता है। जैसे कि अभी कुछ केसेस मैंने देखे हैं कि मूल व्याधि तो क्या था, कुछ अलग ही था, लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आया था उसका प्रेजेंटेशन सब रीनल फेलियर का था, क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो अभी मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि बलवंतम उपद्रवम तो उन्होंने चिकित्सित, यह बलवान उपद्रव है जो मुझे दिख रहा है, इसका डायग्नोसिस क्रॉनिक रीनल फेलियर करके ही आए, तो मुझे मेरा डायग्नोसिस करना पड़ा और उसके बाद मैंने उसको चिकित्सा दी। तो अभी आप देख लीजिए कि वो उसके बाद मैंने उसको पूछा कि हेतु क्या थे, ये सब इतिहास पूछा। ऐसा होता है कि एक जो सूत्र बताया गया कि इति व्यवस्था समस्ताशय व्याधि बोले, जो आपने पुराने वैद्य का नाम सुना हो, मेरे गुरुजी थे वैद्य कोवटकर जी, उनका ध्यान ज्यादातर हेतु पूछने पर था। दातार गुरुजी नाम सुना होगा आपने, दातार गुरुजी व्याधि हेतु बिल्कुल बारकाई से पूछते थे। जो हमारे नानल गुरुजी थे विद्यराज भापू नानल, यानी आज जो विद्यराज रमेश नानल मेरे गुरुजी है, उनके चाचा जी, वो नहीं रहे अभी, लेकिन रमेश नानल जी के चाचा जी, तो उनका केस टेकिंग पूरा एक एक दो दो घंटे तक चलता था और वो सब बातें रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड यानी कागज पर लिखते थे। तो पूरा का पूरा एक उसका कब सुबह कितने बजे उठता है, तो पहले क्या होता था, ऐसा एक उनका अलग निदान का अपना अपना भाग था। तो इसलिए कहा गया कि इतने व्यवस्था समस्ताश्च व्याधि बोल रखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यवहार में एक या दो पर निर्भर रहते हैं। तो जैसी आपकी सहूलियत है, जैसे आप हम लोग आदत है, या जैसे हम लोग सीख चुके हैं, अलग अलग पहलू आ जाते हैं उसमें। लेकिन ग्रंथों में कहा जो गया है कि इतने व्यवस्था समस्ताश्च व्याधि बोल रखा, आपको एक अपना अपना फ्रेमवर्क करना पड़ेगा कि अभी इस पेशेंट को मैंने कितने, एक से देखना है कि दो से देखना है कि 5 उपायों से देखना है। मेरी ये पद्धत है, जब पेशेंट कोई रेफरेंस आता है तब उसका पूरा 1-2 मिनट में उसका पता चल जाता है कि इसको क्या हुआ है, उसके बाद मैं उसका केस टेकिंग का टाइमिंग फिक्स करता हूँ उसी समय। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आ जाता है, कोई मालूम रहता है क्या रहता है इसके इतने हेतु है, ये वो है, तो हो सकता है कि केस टेकिंग 10-20 मिनट में ही खत्म होता है, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि तो उसको एक हेतु पूछना पड़ता है, रूप पूछना पड़ता है, रूप देखना पड़ता है, कभी कभी उपद्रव देखना पड़ता है, उपशय देखना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उसको टाइम लग जाता है। तो ये मेरा फ्रेमवर्क है, आप भी कर सकते हो। अभी ये पेशेंट आए तो उसको 1-5 मिनट में हो जाएगा, इसको दो ही से काम चलाना, इसको 5 के 5 से काम चलाना होगा हमको। तो ये कैसा करना है, इसकी हम एक से देखें। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कि किसी एक से काम चलाओ, आपको सबसे काम चलाना भी आना चाहिए। एक से भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, निदान करने के भी लोग चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी अलग सिद्धि रहती है, मेरी ऐसी नहीं है। तो निदान पंचक के बारे में थोड़ा ये विस्तृत हम जानकारी लेंगे। अभी एक एक से शुरुआत करेंगे। तो निदान के बारे में सोचते हैं जो निदान यानी रोगोत्पादको हेतु निदानम, उसकी व्याख्या की गई, सिद्धि कर्तव्यता को रोगोत्पादको हेतु निदानम, ऐसी उसकी व्याख्या की गई है। अब पहले ये सिद्धि कर्तव्यता का पद का थोड़ा जानकारी लेते हैं। सिद्धि कर्तव्यता का इसमें जो इति कर्तव्यता है वो थोड़ी शब्द की थोड़ी ज्यादा जानकारी हमने लेनी है अभी। तो ये जो शब्द है ये मीमांसा का अपना तांत्रिक शब्द है। एक बार सूत्र में पढ़ लेता हूँ आपके पास, मैंने इससे कल ही बताया था कि माधुर्य आगे आपके सामने होगा, वो एक रेफरेंस बुक होगा, उसका हम पढ़ते नहीं जाएंगे कि एक सूत्र नहीं पढ़ते जाएंगे, क्योंकि माधव निदान नहीं सिखाना है मैंने आज,
लेकिन वो रेफरेंस के जैसा आपके साथ में रहना चाहिए। तो निदान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो निदान की संक्षेपतः व्याख्या जो की गई है कि सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादों को हेतु निदान है। तो आज जरा पहले इसकी व्याख्या जरा थोड़ी सी बारीकाई से समझ लेंगे। हेतु बोलते हैं, निदान बोलते हैं, निमित्त बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, उत्थान बोलते हैं। ये सब अलग अलग उसके पर्याय है। अब पर्याय क्यों बोलते हैं? तो पर्याय इसलिए बोलते हैं कि अलग अलग पहलुओं का जो अभिप्राय है उससे आपको उस शब्द के अलग अलग पहलू अभिप्राय से अलग अलग पहलू आपको समझ में आ जाते हैं। तो आपको उस विषय के बारे में अधिकतर पता चलता है। थोड़ा सीरियस हो रहा है तो चलो हिंदी मूवीज की तरफ चलते हैं। जैसे कि कोई हीरो होता है और उसको हीरोइन को थोड़ा जानना है, तो सिर्फ नाम जानता है, एक बात हो गई। उसका खानदान जानता है, दूसरी बात हो गई। उसका काम कहाँ करती है वो जानता है। और कभी कभी तो देखा है उसका भाई क्या करता है ये भी जान लेता है। उसको कौन से शौक है, उसको क्या क्या पसंद है, संगीत पसंद, गाना पसंद है, नाचना पसंद है, ये भी कर लेते हैं। इन सब से क्या होता है? इन सब से ये होता है कि उसको उस हीरोइन का एक अलग तरीके से एक पहचान होती है और ये पहचान थोड़ी उसकी एक भूमिका को स्पष्ट करती जाती है। तो पर्यायों का काम भी थोड़ा सा ऐसा ही होता है। जो निमित्त शब्द से करेगा समझेगा हमको, उससे थोड़ा अधिक व्यापक अर्थ हमें समझ में आएगा हेतु कहने से, प्रत्यय कहने से, उत्थान कहने से। ऐसे जो प्रकार है इसलिए हमें वो उनकी एक अलग अहमियत रहती है पर्यावरण की। और वनस्पति के बारे में तो पर्याय का एक अपना ही अलग पहचान रहती है। जैसे कि मैंने जब वनस्पतियों का अध्ययन के बारे में जब बताया था तब भी बताया था कि पर्यायों से एक हमारा तटस्थ लक्षण रूप ज्ञान होता है। लक्षण के दो प्रकार मैंने बताए, स्वरूप लक्षण होता है, तटस्थ लक्षण होता है। अभी उसका विस्तार में नहीं हुआ, याद होगा, क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है। तो आप मेरे वो लक्षण वो देख ले, मेरा जो द्रव्यगुण मीमांसा पुस्तक देख ले, तो वहां पे मैंने पर्यायों का कुछ अधिकतर विस्तार किया है। तो इस सूत्र की तरफ जाते हैं। सेति कर्तव्यता को रोगत पदों को हेतु निदान, इसमें मैं बता रहा था कि इति कर्तव्यता ये मीमांसा शास्त्र का अपना एक तांत्रिक शब्द है। तो पहले थोड़ी सी उसकी जानकारी लेते हैं। मराठी जो जानते हैं लोग, अपने से बहुत सारे मराठी दिख रहे हैं मुझे, तो मराठी लोगों को इति कर्तव्यता शब्द का एक उनके दैनंदिन व्यवहार में उपयोग होता है। कि जैसे कि करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट शब्द जिस अभिप्राय से प्रयुक्त होता है वैसे ही लोग इति कर्तव्यता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि करते हैं कि आज उनके जीवन की इति कर्तव्यता हो गई कि चलो मैंने आज मर्सिडीज कार ले ली तो मेरे जीवन की इति कर्तव्यता हो गई। आज मेरा बंगला हो गया तो मेरे जीवन की इति कर्तव्यता हो गई। यानी इति एक पूरा जो काम तय किया था मैंने हो गया, ये आज मेरे इस काम की इति कर्तव्यता हो गई। इस अभिप्राय से ये मराठी भाषा में एक रूढ़ शब्द हुआ है। वास्तविकता क्या है और ये जो थोड़ा जो गड़बड़ होता है वो भी समझ लेना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारे शब्द ऐसे आए होते हैं कि उनकी मूल संकल्पना अलग है और रूढ़ अपना जो नॉन आयुर्वेदिक व्यवहार है उसमें उसकी एक रूढ़ अर्थ उसका अलग हो जाता है। ऐसे ही ये शब्द है, ये तांत्रिक शब्द है, उसका एक अर्थ अपना अर्थ है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र परिप्रेक्ष्य, अपनी एक परिभाषा है। लेकिन हमारे व्यवहार में इति कर्तव्यता शब्द ऐसे ही रूढ़ हुआ है कि जिसको बोलते हैं जो मैंने तय किया था या लाइफ टाइम अचीवमेंट जो करनी थी वो मेरी अचीवमेंट टारगेट जो था, मेरा अचीवमेंट टारगेट मेरा पूरा हो गया, इस अभिप्राय से हम इति कर्तव्यता हो गई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मराठी में करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि चलो उनको ये अमुक फलाना फलाना पुरस्कार मिल गया तो हो गई उनकी इति कर्तव्यता। लेकिन मूल अभिप्राय समझ लेते, उसके लिए साथ अलग अलग दृष्टांत देते।
किसी क्रिया का एक साध्य होता है और उस क्रिया के कुछ साधन होते हैं। समझ लीजिए साहब, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाता हूं मैं, गड़बड़ नहीं करनी है हमको। क्रिया का कुछ साध्य होता है, तो क्रिया का साध्य और क्रिया का साधन, ये मैं बोल रहा था। थोड़ा व्यवहार में आते हैं कि चलो हमको चावल पकाने हैं, आज कुछ क्या करेंगे, आज कर्ड राइस बनाना है। तो आज कर्ड राइस बनाना है तो हमारा साध्य क्या हो गया, कर्ड राइस मुझे बाउल में आकर कोई यहाँ पे मेरे सामने प्रस्तुत करे, तो ये मेरा साध्य हो गया। अभी इसके कुछ साधन होते हैं, क्या क्या होगा उसमें, सूखे चावल हो गए और दही होगा, ये तो मेरे मूलभूत साधन है। उसके बाद जिसमें पकाना है वो होगा, कुकर होगा, गैस होगा, पानी होगा, ये सब उसके साधन हो गए। तो ये जो साधनों का इस्तेमाल करके साध्य तक जाने का जो प्रवास है, उसको बोलते हैं इति कर्तव्यता। फिर एक बार समझाता हूं, सब साधनों के इस्तेमाल कर साध्य तक जाने का जो प्रवास है, उसके बोलते हैं इति कर्तव्यता। यानी कि आज मैंने कर्ड राइस बनाया और ये मेरा इति कर्तव्यता हो गई, ऐसी बात नहीं है। तो चावल लेने से, अच्छे के चावल घर से लेने से, दही अच्छा लेना है, कुकर लेना है, उसको कुकर में रखना है या नहीं तो स्टीम राइस करना है, जो भी हमको करना है, इन सब प्रक्रियाओं से एक 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 करते करते जब मैं पहुंच जाता हूं अंतिम मेरे साध्य तक, तो उस सब प्रक्रिया को कहते हैं इति कर्तव्यता। समझ में आपके? तो साध्य तक का साधनों के इस्तेमाल करके होने वाला जो प्रवास है, उसको बोलते हैं इति कर्तव्यता। मैंने जो पहले, और मेरी ये आदत ही है कि जब मैं कुछ कहता हूं तब आप, मेरी अपेक्षा रहती है कि आप कुछ ना कुछ अपना अपना ड्राइंग उसमें बनाओ। तो अभी आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ, लिख लिया, ऐसे करते रहे कि ऐसे हमारे घर में क्या क्या इति कर्तव्यताएं करते रहते हैं हम। छोटी छोटी रहती है कि चाय बनाना है, तो चाय बनाने की इति कर्तव्यता क्या है, चाय बनाना है, मेरे कप में चाय आ जाना या मेरे कप में कॉफी आ जाना, ये मेरा साध्य है। तो दूध, चाय की पत्ती या कॉफी के पाउडर, उसका डिकॉक्शन बनाना या चाय उबालना, ये सब उसकी हो गई इति कर्तव्यता। मुझे एक कार लेनी है, समझो मुझे मर्सिडीज कार लेनी है, तो उसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके पैसा इकट्ठा करने के लिए मुझे क्लिनिक में इतनी देर जाना पड़ेगा, इस तरह के पेशेंट देखने पड़ेंगे, उसके बाद मेरे पास इतने हो गए, चलो थोड़ा बैंक से कर्जा लेते हैं और मेरी मर्सिडीज आ गई। तो ये सब जो प्रवास है, इसको बोलते हैं इति कर्तव्यता। समझ में आए? तो अभी ये हमारे समझ में आ गया कि इति कर्तव्यता किसको बोलते हैं। मराठी का अपना अर्थ है, इसको हम दुरुस्त करने की कोशिश ना करें क्योंकि वो रूढ़ अर्थ है, इसका उसका अर्थ रहने दो। लेकिन हम व्यवहार में जब कोई इस्तेमाल करते हैं तांत्रिक शब्द, तब हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया था, मेरा दोस्त था, करीबी दोस्त था, तो बहुत हो रहा था उसको, तो उसने पीढ़ी में किसी सीनियर को पूछा, अरे क्या करो यार, बहुत ही तकलीफ हो रही है, महीना हो गया। तो उसने कहा, जा तू वर्धमान पिपली रसायन ले ले। तो ये मेरा दोस्त कॉलेज खत्म होने के बाद वो तुलसी बाग है पुणे में, वहां पे चला गया, उसको बोला वर्धमान पिपली रसायन चाहिए मुझे। तो वो जो बेचने वाला आदमी था उसको बोला, ऐसा नहीं होता, जाओ घर पे जाओ। तो घर पे आ गया और उसने मुझे दूसरे दिन मिला, तो फोन भी नहीं थे हमारे घर में। बोला यार, वो उसने मुझे निकाल दिया, वो बोला वर्धमान पिपली रसायन ऐसा नहीं रहता।
तो उसके बाद में मैंने बताया अरे धन्यवाद पीपल सर, ऐसा रेडीमेड नहीं मिलता, तो करना पड़ेगा। तो ये क्यों हुआ, तो उसको जो बताने वाला था उसको लगा ये आयुर्वेद को आया हुआ बच्चा है, सेकेंड ईयर को है, उसको शायद ये मालूम होगा, तो उसने तांत्रिक शब्द बताया, लेकिन व्यवहार क्या है उसको मालूम नहीं था। ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसे ही होता है कि तांत्रिक शब्द और हमारे व्यवहार के शब्द, उनका अभिप्राय अलग अलग होता है और उसके अर्थ कभी कभी पूरे उल्टे भी हो सकते हैं। अभी आपको एक छोटा और एक्सरसाइज में रहता हूँ कि ऐसे कितने शब्द आपको मालूम है कि जिनका तांत्रिक अर्थ अलग है और उसका व्यावहारिक अर्थ अलग है। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, आप उनकी भी एक लिस्ट कीजिए ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा। और अगर आप कभी पढ़ाने वाले हैं तो उसको आपको पढ़ाने वाले हो तो उनको आपको व्यवहार में भी ऐसे उदाहरण दे सकते हो। ऐसे शब्दों की एक यादें एक तैयार कीजिए लिस्ट, जिसमें ये शब्द तांत्रिक भी है, किसी अलग तांत्रिक की इसमें हुई। क्या होता है कि मैं सीडैक को एडवाइजर था, हमने वो आई शॉट बनाया, तब हमारे जूनियर वो से सब अच्छे लोग थे, लेकिन उनको वो एक परिभाषा ही उनकी ऐसी हो गई कि वो सब उनका जो व्यवहार चलता था वो सब उसी परिभाषा में चलता था। यानी कि हम खाना खाने जाते थे और मैं तो मेरा टिफिन लेके जाता था, उसमें से कोई बच्चे अपना टिफिन लेके आते थे, कई लोग उसके जो सीडैक का भोजन था उसमें से लेते थे, और तो उनकी बातें ऐसे रहती थी। वो बोलते थे ओ सर वो आपकी भाजी है ना, वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो, और ये मैंने चावल भेजा है वो डाउनलोड कर दो, और उसी डिश में आपके जो थोड़ी जो आपने स्वीट लाया मैडम ने भेजा है वो थोड़ा अपलोड कर दो। तो यही परिभाषा चलती थी। तो ऐसा भी हो सकता है। हम तो जा रहे हैं अपने विषय पर, इति कर्तव्यता। तो ये आपको समझ में आ गया कि इति कर्तव्यता का मतलब है साधनों को लेकर साध्य से होने वाला प्रवास। अभी मेरी एक मौसी जी थी, थोड़ा सा वय के कारण, उम्र के कारण उनको थोड़ा एक विस्मरण होता था, तो जब चाय बनाती थी तब से बातें करती थी, पानी घेतलं यानी कि पानी ले लिया, गैस चालू केला यानी गैस चालू कर दिया, उसमें शक्कर डाली, उसमें चाय की पत्ती डाली, अभी ये बंद कर दिया, अभी दूध वहां पे उबाल रहा है। ऐसे वो बातें करती थी, इति कर्तव्यता के हर के शब्द वो बातें करती थी। अब हम ऐसा व्यवहार में कहीं ना कहीं करते हैं कि जो करते हैं प्रक्रिया वो बोलते रहते हैं। ऐसे कहाँ पे होता है, जो हम दैनंदिन पूजा करते हैं या कभी गणपति बापा की पूजा करते हैं, तब हम कहते हैं अक्षताम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, धूपम आघरापयामि। तो हम क्रिया भी करते हैं, उसके साथ ये बातें ही करते हैं। तो क्या भगवान को पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कहना जरूरी है। ऐसे ही कुछ तांत्रिक व्यवस्था है कि ये कहना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो ये अलग बात है, इसको मंत्र बोलते हैं, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो अभी निदान के जो अलग अलग व्याख्या है उसमें स्थिति कर्तव्य को निदान रोगक पादको निदानम, ये क्यों कहा गया है कि जो कुछ ऐसी एंटिटी है कि जो इति कर्तव्यता करते करते रोग का उत्पादन करती है उसको बोलते हैं निदान। इति कर्तव्यता करते करते इति कर्तव्यता, इति कर्तव्य सहितम सेति कर्तव्यता कम। थोड़ा सा व्याकरण में हम एक थोड़ा पॉलिश कर लेंगे कि इति कर्तव्य सहितम सेति कर्तव्यता कम। तो इति कर्तव्यता करते करते जो व्याधि की उत्पत्ति करता है उसको बोलते हैं निदान। अभी आप एक थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे होता है। एक थोड़ा सा समझ लो कि कोई पेशेंट है, समझो मैं एक खुद ही हूं, 1 2 3 4 5 6 दिन रोज मैं एक दही खा रहा हूं। तो ये जो दही है वो दही से 5 दिन खाने से या 2 दिन खाने से, ये एक ही दिन मैंने चलो समझो एक बड़ा कटोरा भर के दही खा लिया,
तो ये दही कुछ ना कुछ करता है। क्या करता है? थोड़ा सा कफ बढ़ाता है, पित्त का वर्धन करता है, अभिशुद्ध करता है। अभिशुद्ध करने के बाद कुछ स्रोतोरोध निर्माण हो जाता है। स्रोतोरोध निर्माण हो जाने के बाद मुझे कुछ आलस्य वगैरह होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ व्याधि तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रवास है दही का, ये कैसा है कि वो इति कर्तव्यता करते 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 चला गया। तो इसको बोलते हैं सिद्ध कर्तव्यता को रोगक पादकों भीतर निदानम। समझ में आया? तो ये थोड़ा पहले जान लेना जरूरी था, अभी थोड़ा आगे जाएंगे। अभी ये हेतु के प्रकार जान लेंगे। अभी हेतु के प्रकार जान लेना क्यों जरूरी है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम रोग परीक्षा करते हैं या रोगी परीक्षा करते हैं, तब हम हमारा समय जितना उपलब्ध है उस समय के अनुसार कितनी परीक्षा करनी है, क्या परीक्षा करनी है, हमारा एक्सपर्टाइज कौन सा। जैसे कि कल मेरा सौभाग्य है कि स्वास्थ्य केंद्र का बड़े अच्छे प्राध्यापक है, स्त्री रोग के प्राध्यापक है। उन्होंने मुझे बाद में फोन करके बताया कि जो गृहिणी का सब चिंतन चला था वो हमें गायनेकोलॉजी में भी उपयुक्त है। देखिए थोड़ा सा अलग हो गया, ये सोचने का ढंग ही अलग हो गया। ऐसी भी बातें होती रहती है। तो ये जो हम निदान करते हैं, तब निदान करने के भी अलग अलग ढंग रहते हैं। तो ये चार जो अलग अलग ढंग है, 4-5-6 अलग अलग ढंग है, देखने के तरीके हैं, देखने का नजरिया है, और देखने के नजरिए के बाद उसका विश्लेषण कर उससे इसके प्रकार पड़ते हैं। टाइपोलॉजी बोलूंगा, समझने की टाइपोलॉजी कि अभी जो खबर से पहले कहा कि इनका वर्गीकरण कर दो, किसी को एक को बोला, तो स्वप्निल सर को बोला कि इन सब लोगों का वर्गीकरण कर दो। तो कितनी तरह से करेंगे? तो स्वप्निल जी बोलेंगे कुछ विद्यार्थी सीख रहे हैं, कुछ पास आउट हो गए, ऐसा एक वर्गीकरण हो सकता है। कुछ प्राध्यापक है, कुछ सेल्फ प्रैक्टिशनर है, ऐसा एक वर्गीकरण हो सकता है। कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, ऐसा एक वर्गीकरण हो सकता है। प्रैक्टिस की कुछ लोगों की 20 साल हो गई है, कुछ लोगों की 20 साल से कम हो गई है, ऐसा एक वर्गीकरण हो सकता है। यानी जो 80 लोग हैं, इन 80 लोगों का अगर वर्गीकरण करने लगे तो 80 से भी ज्यादा हमारा वर्गीकरण हो सकता है। 80 से भी ज्यादा पहलू हम निकाल सकते हैं। पुणे में रहने वाले, पुणे के बाहर रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले, वो महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले, अलग अलग ढंग से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक कुछ ना कुछ उस पर एक निर्भर होगा। वर्गीकरण करने का मतलब तात्पर्य कुछ अलग अलग होगा। कि अगर मुझे समझो मेरा जो अभी इसका व्याख्यान देना है, तो मैंने कहा था कि जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए मेरा ये व्याख्यान, तो स्वाभाविक रूप से मैं जो सीख रहे हैं उनको बोलूंगा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बाद में जान लें या बाद में फोन करें। अगर मैं थोड़ा सा विद्यार्थियों के ऊपर फोकस करता हूँ, तो जो सीनियर बैठे हैं मेरे दोस्त कुछ प्राध्यापक है, उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे यार तो हमें मालूम है, स्वाभाविक है। तो उनको थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कि चलो आप हम ऐसा आपकी रिवीजन हो गई ऐसा समझो, और अब जा तो ऐसी तरह से सोच लो। तो वर्गीकरण करने का मेरा कुछ एक अपना मेरा गंतव्य होगा, मेरे कुछ तर्क है, मेरा कुछ साध्य होगा, इसलिए मैं वर्गीकरण करता हूँ। तो ऐसे ही निदान के भी अलग अलग वर्गीकरण के उन्होंने एक टाइपोलॉजी अपनी बनाई है। तो एक टाइपोलॉजी हम देखते हैं, उत्कृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक, ऐसा एक टाइपोलॉजी है। सन्निकृष्ट यानी पास वाला। अभी ये पास वाला क्या क्या होता है? एक तो देश से पास होता है, नहीं तो काल से पास होता है। तो ये हो गया सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट। हम पहले ये दोष इनके भेद जान लेते हैं, और उसके बाद इसका इस्तेमाल चिकित्सा में कैसा करना है या अन्य उपायों में कैसा करना है, इसका थोड़ा चर्चा हम शुरू करेंगे। आज जितना होता है तो ये टाइपोलॉजी पहले समझ, और टाइपोलॉजी के बाद हम इसका इस्तेमाल कैसा करना है, कैसे होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा हम ऐसे ही कर सकेंगे। लेकिन पहला जो है कि ये सब जो टाइपोलॉजी है पहले जान लेते हैं।
तो ये पहला ही टाइपोलॉजी की सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट। अभी सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट जो है वो कालिक अंतर होगा या देशिक अंतर होगा। समझ में आ रहा है ना? कालिक अंतर और देशिक अंतर। कालिक अंतर का मतलब क्या होगा कि ये अभी मैंने खाया, कि जैसे हमें अभी जो चल रहा है कि अभी तो गन्ने के ठेले बंद हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि पेशेंट आता है कि नहीं सुबह वो मैंने गन्ने का रस पिया और अभी मुझे उल्टी हो गई। तो ये कालिक अंतर हो गया। ठीक है। नहीं, कल मैं आया गया था मैं, हमने हमारे गांव गया था और गांव से यहाँ पे आया और उसके बाद मुझे हो गया। तो ये शायद देशिक अंतर हो सकता है। देश यानी एक अलग बात भी हुआ और पेशेंट का भी पेशेंट का भी देश हो सकता है। जैसे कि हमें जानते हैं कि पैर को कुछ ना कुछ डैश लगता है, इम्पैक्ट होता है और हमें वो इन्वायरमेंट लोड्स हाथ को लगते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हेतु अलग है, देशिक अंतर है उसमें। रुग्ण देश में अंतर है कि लग गया इम्पैक्ट कहाँ पे, पैर को, और वो उसका असर दिख रहा है वहां पे इन्वायरमेंट लोड्स दिख रहे हैं या उसको चक्कर आ गया। इम्पैक्ट होता है अलग जगह और लक्षण दिखते हैं अलग जगह। रुग्ण का देशिक अंतर हो गया और कभी कभी देश का यानी जोग्राफिकल देश का भी अंतर होता है, काल का भी अंतर होता है। तो ये सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट टाइपोलॉजी जो है वो निर्भर है देशिक और कालिक अंतर पर। कब होना ज्यादा होता है, सन्निकृष्ट होना यानी नजदीक होना, विप्रकृष्ट होना यानी दूर होना। तो अभी इसका उपयोग कहाँ करना है और इसका प्रयोग कहाँ करना है बाद में देखेंगे। इसी में और एक टाइपोलॉजी बताइए, व्याभिचारी और प्राधानिक। व्याभिचारी यानी नॉट डायरेक्ट बल्कि इनडायरेक्ट। व्यभिचारी यानी उनकी हैसियत कम है, उनकी औकात कम है, और प्राधानिक यानी उनकी औकात ज्यादा है। अब औकात शब्द इस बाकी सब व्यवहार में, मराठी के व्यवहार में या अपने व्यवहार में जिसे बोलते हैं कि यार इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। तो ऐसे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि उस समय उसकी औकात नहीं हो। जैसे कि हम हिंदी मूवीज में देखते हैं, कोई अच्छी हीरोइन रहती है तो उसका पिता होता है, वो बोलता है कि अरे तेरी औकात क्या है यार, क्यों मेरे बेटी के पीछे पड़ा। तो उस समय उसकी औकात नहीं रहती, वो बोलता है कि तेरा जितना महीने का खर्चा है ना, उतना तो मेरी बेटी का रोज का मेकअप का खर्चा है, वगैरह वगैरह। आपने सुना होगा सब हिंदी पिक्चर। तो कह रहे वो जो है वो उसकी औकात बताता है। अपने और एक मूवी मुझे याद आ रहा है, शायद नमक हल्ला, अमिताभ बच्चन जी का। उसमें वो कहीं से गांव से आया हुआ होता है और वो उसने अपने कपड़े ऐसे संभाल के रखे हुए और बोलता है ये ना, ये हमारी औकात है। ऐसे दिखने के लिए उसने वो अपने कपड़े पुराने वाले संभाल के रखे हुए। तब कहने का मतलब ये है कि उस समय उसकी औकात क्या है, उस हेतु की, इस पर उसको बोलते हैं कि ये व्यभिचारी है, ये प्राधानिक है। अब आपको तो पता चला गया कि अभी मैं कहता हूँ कि आज मैंने एक कटोरी दही खा लिया, तो आज मैंने कटोरी भर दही खा लिया, तो ये मुझे परसों थोड़ी तकलीफ देगा या 7 दिन के बाद थोड़ी तकलीफ देगा। वो तकलीफ तो देने वाला है। आज एक कटोरी मैंने दही खा लिया तो इस काल में खा लिया, ऐसे ही खा लिया, नहीं मुझे चाहिए, मैंने खा लिया, तो तकलीफ तो देगा। लेकिन वो उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो थोड़ा सा अभिसंध करेगा। उसके बाद में भी उन्हें मैंने अभिसंध करने वाले और कुछ करता ही रहा तो कुछ मुझे 4 दिन के बाद बहुत सारी प्रतिष्ठा हो जाएगी और तब मुझे पता चलेगा कि जो मैंने दही खाया था वो भी इसका एक हेतु है, लेकिन वो व्यभिचारी है। और कभी कभी आज ही मैंने एक कटोरा भर दही खा लिया और मुझे तुरंत सर्दी हो गई या द्रवमल हो गया, तो वो हो गया प्राधानिक हेतु। ये समझ में आ गया आपके? समझ में आ गया? इस समय थोड़ा सा मान लेता हूँ, नहीं तो आप चैट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। मुझे पता है कि कुछ सीनियर लोगों को ये थोड़ा रिवीजन हो रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसे मिडिल टर्म भी है कि जो नए नए प्रैक्टिशनर है
और उनको थोड़ा ये समझ लेना, क्योंकि इसका ये सब जो कोई ध्यान हम कर रहे हैं, उनका प्रयोग और उसका उपयोग कुछ अलग है, कर देंगे हम। तो चलो आगे चलते हैं। ये एक टाइपोलॉजी हमने समझ ली। क्या सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, ये दो टाइपोलॉजी है, वो देशिक और कालिक यहाँ पे। अच्छा, तो ये टाइपोलॉजी जो है वो कालिक और देशिक है। और जो आगे वाली जो टाइपोलॉजी है व्यभिचारी प्राधानिक, वो है इसकी हैसियत या औकात। ग्रंथों में भी दिया है कि सन्निकृष्ट यथा, विप्रकृष्ट यथा, व्यभिचारी यथा, यो दुर्बल अथवा व्याधिकरण असमर्था। दुर्बल होते हैं, बल कम होते हैं, या मात्रा से बल कम होता है, या उनका बल ही ऐसे ही कम होता है, रस का कम होता है, वीर्य का कम होता है। ये सब जानना बिल्कुल जरूरी है। उसकी चर्चा हम अभी अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें ही थोड़े से उलट गए तो आगे जाएंगे नहीं। उसके बाद एक टाइपोलॉजी शुरू होती है। पहली टाइपोलॉजी हो गई आपकी। अभी आगे वाली टाइपोलॉजी देख लेते हैं। आगे वाली टाइपोलॉजी है असाध में इंद्रिय से संयोग हो, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। अब मुझे लगता नहीं है कि ये सब सिखाने की आपको जरूरत है। थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि असाध में इंद्रिय से संयोग, प्रज्ञा अपराध और इसका परिणाम कैसे होता है, क्या होता है, ये तो आप बहुत दिनों से सीख रहे हैं, तो मैं भी इसको थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। अगर आपको चाहिए इस पर विवरण तो कल करेंगे। थोड़ा आगे जाते हैं। दोष हेतु, व्याधि हेतु और वय हेतु, ऐसी और एक टाइपोलॉजी है। मुझे लगता है आज ये इसका चर्चा पूरी हो जाएगी। आप मुझे बता दीजिए कि प्रज्ञापराध इसका भी चर्चा करनी है तो कल वो करेंगे। मेरे इससे ऐसी बात नहीं कि नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा इतनी बार चर्चा हो चुकी है तो मुझे लगता है थोड़ा स्किप कर दिया तो भी चलेगा। विद्वान लोग सर दोष व्याधि होते हैं, वह हेतु की चर्चा करेंगे। तो हेतुओं को भी तीन प्रकार होते हैं। कुछ दोष हेतु होते हैं, कुछ व्याधि हेतु होते हैं, और कुछ उभय हेतु होते हैं। तो दोष हेतु यानी जो दोषों को कुछ विकृति करते हैं और उसके बाद व्याधि न हो, ये थोड़े अलग बात है। कि दोषों को उत्पन्न करते हैं या दोषों की विकृति करते हैं और उसके बाद व्याधि उत्पन्न हो जाता है, ऐसे हेतुओं को बोलते हैं ये दोष हेतु है। कुछ हेतु होते हैं कि जो व्याधि उत्पन्न करते हैं। अब इसमें फर्क क्या है? और कुछ हेतु होते हैं कि वो दोष भी करते हैं और व्याधि भी करते हैं। अब इसका फर्क थोड़ा सटल है, थोड़ा सूक्ष्म है, ध्यान लेना जरूरी है। इसका प्रयोग और उपयोग ये भी थोड़ा जान लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो दोष हेतु होते हैं वो पहले दोषों की विकृति करते हैं और उसमें व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो अगर इस पर हम ध्यान दें तो हम दोष विपरीत चिकित्सा कर सकते हैं। जो पहले का ही उदाहरण बता रही है कि दधी ने मेरा कफ बढ़ाया है, पित्त बढ़ाया है। कफ बढ़ाया है, चलो टू कफ बढ़ाया है और पित्त का वर्धन किया है 1+। तो मेरे सामने वो विकल्प आ गया है कि कफ इतना बढ़ गया है, पित्त इतना बढ़ गया है, तो मेरे पास उसका शमन करने के लिए रसद उपलब्ध है, वीर्य उपलब्ध है, नहीं तो कुछ दधि का एक सामान्य चिकित्सा है, शंका भस्म देना, तो मैंने दे दिया। तो ये सब टाइपोलॉजी किस लिए कि दोष किस लिए बढ़ा है। जैसे कि महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन के एक पुराने प्रेसिडेंट थे हमारे, जो अभी अजीत जी जोशी है, उनके दादाजी या परदादाजी, अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, उन्होंने एक मैसेज दिया था कि दोष भवेद वैद्या, कि वैद्यों ने दोष देखने चाहिए, दोष यानी निर्दोष देखने चाहिए। ऐसा उन्होंने, जब वो अध्यक्ष थे, एक उनका अध्यक्षीय जो मैसेज रहता है उसमें उन्होंने मैसेज दिया कि दोष दृष्टि भवेद वैद्या। अच्छा मैसेज है, बिल्कुल। तो ऐसे जो दोषों के हेतु देखने होते हैं, हमारे पास सब पेशेंट आता है, तब हम उसको क्या हुआ है ये देखने के लिए दोष किस तरह से बढ़ गए हैं और वो दोष किसने बढ़ाया है ये देखेंगे, तब उसको कहते हैं दोष हेतु।
अब दूसरा भी ये टाइपोलॉजी में, इसी टाइपोलॉजी में एक हेतु आया है कि कुछ व्याधि हेतु होते हैं, जैसे कि विष है, तो विष का परिणाम हमें मालूम है कि तो फलाना फलाना व्याधि ही करेगा। मद्य है तो मद्य यही परिणाम करेगा, हमें मालूम है। तो वो कौन सा दोष बढ़ाएगा और किस तरह से बढ़ाएगा, इसकी जो अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, उस जानकारी की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, उसकी औकात नहीं कम हो जाती, लेकिन अहमियत कम हो जाती है। जैसे कि ग्रंथों ने उदाहरण दिया है कि मिट्टी खाने से पांडुरोग हो जाएगा, मृत भक्षणों से आपका पांडु ही हो जाएगा। तो इसमें हेतु स्पष्ट है कि ये हेतु हुआ है तो ये व्याधि ही करेगा। अब ऐसे हेतु कौन कौन से होते रहते हैं, जैसे कि मैं दो इसकी कुछ बताता हूँ परिस्थिति। पुराने अनुभव है मेरे, अभी तो शायद ठीक हो गया होगा, लेकिन सांगली में मैं जाता था, पाताल गुरु जी के पास सीखता था, रहते थे हम गुरु जी के सांगली गांव से बाहर, संगलवाड़ी बोलते हैं, पुल क्रॉस करके जाना है। वहां पे मेरे दोस्त का एक घर था छोटा सा, तो उस घर में मैं और मेरे के दोस्त रहते थे, और हम रोज गुरु जी के पास दिन भर उधर रहते थे, बाद में रात को सोने के लिए यहीं गए। तो वहां पे मुझे जो देखा मैंने, सब जो महसूस किया, उससे मुझे पता चला कि सांगली, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस जब शुरू की तब मुझे पता चला कि सांगली वाले जितने भी पेशेंट आते हैं उनको कृमि रहते हैं, और सातारा वाले जितने भी लोग आते हैं उनको कृमि रहते हैं। तो उसका कारण मुझे ये पता चला कि जो पानी उसमें उनको जो मिलता है, तो पानी जो मिलता है उनका कारण, ये पानी के कारण ये कृमि हो जाते हैं, और कृमियों का मैनिफेस्टेशन हृदरोग से लेकर कास, श्वास, कैंसर सब जगह दिखाई पड़ा। तो मेरा जैसे कि समीकरण ही हो गया था कि पेशेंट सांगली से आता है तो उसको पहले कुछ दिन कृमि की चिकित्सा करो। और मेरा ये ऐसा अनुभव है कि सांगली से जब पेशेंट आते थे, अब तो कम हो गए, वहाँ अच्छे अच्छे वैद्य भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सांगली के जब लोग आते थे तब तो उनको पहले कैंसर का पेशेंट आया था, पहले मैंने उनको कृमिग्रह चिकित्सा दी, कुछ 7 दिन उनको कृमि पतन हो गया। खांसी का पेशेंट आया था, पहले 7 दिन कृमि की चिकित्सा दी, कृमि पतन हो गया। प्रतिशय का पेशेंट था, उसका भी कृमि पतन हो गया। व्हाइट डिस्चार्ज की पेशेंट थी, उसका भी कृमि पतन हो गया। तो ये वहां का पानी, उसके अभी कारण अलग अलग है। सांगली का पानी, ऐसा मैं कुछ आरोप नहीं कर रहा हूँ, उस समय की बात बता रहा हूँ, कुछ 10-20 साल पहले की, 10 साल पहले की। अभी तो शायद बदल हो गया होगा, क्योंकि वहाँ के वैद्य भी जागरूक है, वो भी थोड़ा गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं, पानी की सप्लाई भी सुधर गया। लेकिन उस समय जो नदी का पानी था उसमें वो जो शुगर फैक्ट्री है उसका कचरा भी मिल जाता था, उसके कारण पानी को सेडिमेंटेशन होता था, सेडिमेंटेशन के कारण कृमि हो जाती थी। अभी पुणे में भी ऐसा मतलब नहीं कि मैं सांगली और सातारा की बात कर रहा हूँ, पुणे में भी हमारे यहाँ सिमर रोड है, आप जानते हैं। तो ये सिमर रोड के 2 तरफ है, एक थोड़ा सा हिली एरिया के पास है, रोड यहाँ से शुरू हो गए तो रोड के बाई तरफ का जो भाग है वो हिली एरिया में है, और निचले वाला राइट के जो भाग है वो सब होता है वो थोड़ा सा नदी के पास है। नदी के पास वाले जितने भी लोग हैं उनका पानी अलग अलग होता था, तो उसके कारण उनको अलग अलग ये होते थे। तो ये पानी, ये उनका हेतु है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये हेतु हो गया, ये व्याधि हेतु हो गया। पहले जो बताया था वो दोष हेतु, व्याधि हेतु, और ऐसे कुछ हेतु होते हैं कि वो दोष को भी बढ़ावा देते हैं या दोष को भी विकृत करते हैं, और वो उस व्याधि को भी बढ़ावा देते हैं, उस व्याधि को उत्पन्न करते हैं। जैसे लोकल में चलते हैं लोग, लोकल में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे खड़े रहते हैं, और उनको कुछ खाने में भी अलग अलग कुछ परहेज नहीं करते शायद, तो ये उनका वातरक्त होने वाला है, होता है। तो वातरक्त के लोगों के लिए रोज 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहना,
या हमारे यहाँ तो अभी जो IT सेक्टर में लोग काम करते हैं वो 2-2 घंटे ट्रैवल करते हैं, 50-50 किलोमीटर वन साइड ट्रैवल होता है। वो पेशेंट रहता है कहीं हिंजौड़ी में और काम के लिए जाता है समझो चाकड़ में जाता है, या पेशेंट रहता है कातरस में काम करने के लिए जाता है खराड़ी में। तो 20 से लेकर 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऐसा उनका वन साइड ट्रैवल रहता है। और ऐसे पैर उनके ऐसे ही एक जगह टिके नहीं होते, बिना कुछ आधार के पैर ऐसे ही उनके घूमते रहते हैं, पाँव टिक नहीं पाते या खड़ा रहना पड़ता है। बस मिलती है, कैब मिलती है तो अच्छी तरीके से होती है, मतलब कैब में भी कभी कभी उनका एक पैर की एक ऐसी कुछ मजबूरी हो जाती है पैर रखने की कि उनका अल्टीमेट रिजल्ट ये वातरक्त होता है। और उसके साथ उनका जो खाना रहता है कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इतना यहाँ से वहां जाना है तो क्या करें, चलो कुछ मूंगफली खा लेते हैं, चलो कुछ काजू खा लेते हैं, चलो कुछ बादाम खा लेते हैं, ऐसे खाते रहते हैं। और इन सब का परिणाम उनका भी विकृत होते हैं और उनका परिणाम अलग अलग से उस तरह की गड़बड़ जो है वो भी हेतु रहता है, उसका परिणाम हो जाता है वो दोष व्याधि उभय हेतु में हो जाता है। समझ में आया? तो अभी ये जान लेना क्यों जरूरी है इसकी चर्चा, और बाकी जो की भी चर्चा करनी है थोड़ा सा इसका इस नजरिए का थोड़ा 2 मिनट में विवरण करेंगे। जब दोष हेतु है तो हमको दोषों की चिकित्सा करनी है। अब दोषों की चिकित्सा उसका बल कितना है, उसे आहार चिकित्सा करनी है कि विहार चिकित्सा करनी है या औषधि चिकित्सा करनी है, इस पर निर्भर होगा। व्याधि हेतु हो गई तो आपको चिकित्सा का एक ढंग ही अंदाज ही बदलना पड़ेगा। दोष व्याधि हेतु होगी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि पहले दोष की चिकित्सा करें, दोष विपरीत चिकित्सा करें कि पहले व्याधि हेतु की चिकित्सा करें। तो ये सर्वथा आपकी ऊह तंत्र व्यक्ति पर निर्भर है। जैसे मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक पुणे की एक बड़ी कंपनी थी, कार बेचना, ट्रक बेचना उनका एक काम था, पुणे में ही थे। तो उनके बड़े डायरेक्टर मेरे पास आ गए, कुछ प्रतिशत था, 2 महीने कम नहीं हो रहा था, अलग अलग चिकित्सा ले ली लेकिन कम नहीं हो रहा था। तो मेरे पास आ गए, मैंने चिकित्सा दे दी तो उनको ठीक लगा। और 7 दिन के बाद उनका असिस्टेंट आ गया, ऐसे करते करते उसी कंपनी के 5-10 लोग आ गए। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये सब तो प्रतिष्ठा है या कास्ट और प्रतिष्ठा है या थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ है और प्रतिष्ठा है, तो सब लोगों को एक ही टाइप का क्यों दिख रहा है जो मैनिफेस्टेशन। तो 15 दिन के बाद वो जब आ गए तो बड़े जो साहब थे, मैंने कहा कि मैंने देखा आपके बहुत सारे पेशेंट आ गए। तो बोले मुझे मालूम नहीं था इतने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। मैंने आ रहे, आपने किसी को रेफरेंस दिया, उसने किसी को रेफरेंस दिया, तो क्या करें, मुझे कुछ उधर ऐसा लगता है कि आपके जो काम का स्थान है उधर कुछ गड़बड़ होगा। तो बोले आ जाइए चाय पीने के लिए। कुछ 2-3 दिन के बाद चला गया उधर चाय पीने, और चाय पीते पीते मैं देख रहा था, तब उधर मुझे एक समान हेतु उनका दिखाई पड़ा, क्योंकि उन सब लोगों की केबिन एक थी, और लेकिन वो जो डिस्प्ले करना था कार का, तो 10 मिनट अंदर डिस्कशन और आधा घंटा धूप में डिस्कशन, कार दिखाना, या पहले कार देखेंगे और उसके बाद वो केबिन में जाएंगे। तो ऐसा उनका जो कंटिन्यूअस दिन में 10 बार बाहर आना, दिन में 10 बार अंदर जाना, ये ऐसा चलता था। 5 मिनट कार देखेंगे, 10 मिनट अंदर एसी में बैठेंगे, इमीडिएट तुरंत बाहर आ जाएंगे, ऐसा उनका जो चलता था। तो मैंने कहा कि शायद ये आप सब लोगों का एक सामयिक व्याधि उत्पादक हेतु हो सकता है। उन्होंने पूछा क्या, तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ बीच में उसके बैरियर रख दो। तो उन्होंने बाहर जाने और अंदर आने के एक बैरियर सा एक दरवाजा खोल दिया, जो अदरवाइज उनका ओपन नहीं रहता था, क्लोज रहता था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ऐसा कुछ अंतर बताया कि चर्चा करते 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 अंदर की केबिन से बाहर जाने में या बाहर की केबिन से एसी केबिन में आने में एक 5 मिनट का अवधि चला जाए,
नहीं तो मैंने कहा कि आप जब बाहर से अंदर आ जाओगे, डायरेक्ट कैबिन पे चर्चा मत करो, या आपका जो रूम टेम्परेचर का जो कक्ष है वहां पे बैठा करो, उसके बाद आप चलोगे। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो लोगों का ठीक है। मैं जब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, उसमें भी मैंने कह दिया था कि आपके लोग एसी केबिन में बैठते हैं और तुरंत बाहर चले जाते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा बफर कक्ष बना के रखिए। बफर कक्ष होने के बाद उनको, तो मैंने उनके मालिक को कह दिया, तो वो कह रहे चलो आप कहते तो ठीक है, उन्होंने कर दिया। अब जिनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो ये ऐसा क्यों किया है, पूछना चाहिए, तो उन्होंने पूछ लिया, तो मालिक ने बता दिया कि ये जो बफर आपको लिए जरूरी है, नहीं तो आप एसी में से उठेंगे, धूप में जाएंगे या बारिश में जाएंगे, बारिश में आ जाएंगे, बिल्कुल एसी में घुसेंगे, तो ये जो गड़बड़ होता है वो आज ना कल आपको व्याधि उत्पन्न कर सकता है, इसलिए रचना की है। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ व्याधि हेतु होते हैं। समझ में आ गया? मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, सबके पास है। कल बाद में, कल 12 बजे मिलेंगे, इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। पहले टाइपोलॉजी खत्म करेंगे और उसका निदान और चिकित्सा और बाकी जो इनका इंटरनल कोरिलेशन रहेगा उसका भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। आपको कुछ सवाल पूछने हैं मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हो सकता है तो मैं तुरंत उसी पर उत्तर दूंगा, नहीं तो जो आपके सवाल है उसकी चर्चा हम कल पहले करेंगे, उसके बाद आज तो चलो ठीक है।